गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग टॉपिक अपना डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर के अंदर, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन। जो हमने लॉज पढ़े थे, न्यूटन के 3 लॉज पढ़े थे, उनके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, क्या उनके स्टेटमेंट है और किस तरह से हम प्रैक्टिकल लाइफ में इनको अप्लाई कर सकते हैं, इन लॉज ऑफ मोशन को। फर्स्ट लॉ होता है हमारा, जिसको हमने नाम भी दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से हम इसको जानते हैं, इस लॉ को। अदरवाइज इसका स्टेटमेंट अगर बोला जाए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, इतना बोल सकते हैं, अ बॉडी रिमेन इन इट्स रेस्ट पोजीशन और इन मोशन अंटिल वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। अगर एक बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है मोशन में रहेगी, अंटिल जब तक हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स, एक मस्कुलर फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं, वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं कि एक बॉडी की दो ही स्टेट हो सकती है, आइदर इट इज इन रेस्ट और इट इज इन मोशन। या तो बॉडी रेस्ट में होगी या फिर बॉडी मोशन में होगी, लगातार मूव करती रहेगी, बट हमें उसकी स्टेट को चेंज करना है। अगर ये चॉक है मेरे पांव के ऊपर रखी है, हथेली पर रखी है, और अभी बॉडी कैसी है, रेस्ट में है, मेरे को इस बॉडी को लाना है मोशन में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करती रहूंगी, ये बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर देगी और मोशन में आ जाएगी। दैट इज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। अब बात आती है कि फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन क्या होती है, हम कहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। उससे पहले एक वर्ड आप समझ लीजिए, जैसे हमने नाम बोला लॉ ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पर एक वर्ड हमारे पास आ जाता है इनर्शिया। इनर्शिया टर्म का मतलब ही होता है टू अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की स्टेट को अगर हम चेंज कर रहे हैं और वो चीज का अपोज कर रही है, लेट्स सपोज अगर मेरे सामने एक चेयर रखी है और मैं इस चेयर को मूव करना चाहती हूँ, ठीक है, तो ये मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाऊंगी। अगर इसका मास बहुत कम होगा, मेरे को जो फोर्स लगानी पड़ेगी इससे इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, वो फोर्स बहुत कम होगी। बट अगर ये बॉडी का मास बहुत ज्यादा होगा तो इसको मूव करने के लिए जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी वो उतनी ही ज्यादा फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर छोटी बॉडी थी, छोटी बॉडी को मैं कम फोर्स के साथ मूव कर पा रही, क्यों, क्योंकि वो मेरी फोर्स का अपोज ज्यादा नहीं करेगी, वो उस फोर्स का अपोज करेगी बहुत स्लाइट फोर्स के साथ में। बट अगर कोई एक बड़ी ऑब्जेक्ट होगा, एक बड़ी बॉडी होगी और मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ बट स्टिल वो मूव नहीं कर रही है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि उसके ऊपर डबल या ट्रिपल अमाउंट में फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि वो मेरी फोर्स का अपोज कर रही है दुगनी फोर्स लगा के। तो हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इनर्शिया का मतलब वो है कि आप किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर रहे हो और वो उसका अपोज करती है। तो इनर्शिया का मतलब यहाँ पे हो गया आपका अपोजिशन। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने बात करी कि हमने कारपेट लिया, कारपेट के ऊपर क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि जब हम एक कारपेट को स्टिक से लेकर से बीट करते हैं तो उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल्स बाहर गिरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि व्हाई द डस्ट पार्टिकल्स आर फॉलन आउट फ्रॉम द ब्लैंकेट और अ कारपेट। कारपेट पे से क्यों आते हैं, आफ्टर हिटिंग इट, जब आप उसे हिट करते हो। तो इसका रीजन ये है कि डस्ट पार्टिकल जो उस बॉडी के अंदर है, कारपेट के अंदर है, उसका मास है बहुत नेग्लिजिबल, बहुत छोटा मास है। तो जब आप उसे हिट करते हो, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हो, तो उसका इतना ज्यादा अपोज नहीं कर पाते। वो अपनी बॉडी किसमें है, रेस्ट में है, वो रेस्ट का अपोज नहीं कर पाते हैं, और आपने हिट किया, हिट करने की वजह से वो डस्ट पार्टिकल मोशन में आकर वहां से बाहर निकलने लगते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो डस्ट पार्टिकल है वो वहां से वापस आ गए। तो यहाँ पे हम इनर्शिया की भी दो टर्म एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको दो फॉर्म में, कि इनर्शिया आपका दो तरीके से हो सकता है, या तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट या फिर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे हमने स्टेट की बात करी, इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इनर्शिया है वो भी दो टर्म में एक्सप्लेन हो सकता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एक बस में हैं, ठीक है, और बस अभी रुकी हुई है, बस रेस्ट में है, ठीक है। बस ने क्या किया कि एकदम से इनिशिएट लिया और बस आपका चलना स्टार्ट हो गई, बस के अंदर एक्सीलरेशन हुआ। तो क्या होता है कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल होते हैं। अगर हम खड़े हैं और बस एकदम से चल दी तो क्या होता है कि हम पीछे की तरफ गिरते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपको क्या है कि बस चल रही है, आप बैठे और एकदम से ब्रेक लगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम आगे की तरफ फॉल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपका मोशन दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में
किस तरह का है। अगर वहां पे बस चल रही है तो बस मोशन में है, बट विद रिस्पेक्ट टू बस आप कैसे हैं वहां पे, मोशन आपका कैसा है वहां पे, रेस्ट है। देखो रेस्ट और मोशन दोनों टर्म्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। मैंने बोला कि एक बॉडी है, ये रही बस, बस के अंदर ये एक चेयर है जिसके अंदर आप बैठे हो, आप इस चेयर पे बैठे हो, ठीक है। बस अपने सराउंडिंग में विद रिस्पेक्ट टू बाहर की चीजों के अपनी पोजीशन को हर एक सेकंड क्या कर रही है, वहां पे चेंज कर रही है। बट आप देखिए तो आप इस फ्रेम के अंदर है और इस फ्रेम के अंदर आपकी जो पोजीशन है वो हर एक सेकंड में कैसी है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रही है। तो ये बोला जाएगा कि आप तो उस बस के अंदर कैसे बैठे, रेस्ट में है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एवरी सेकंड आपकी जो पोजीशन है कैसी है, वो कांस्टेंट है, वो सेम है, वो वेरी नहीं कर रही है। तो आप तो कैसे हो जाएंगे, वहां पर रेस्ट में हो जाएंगे। बट बस क्योंकि अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में जो बाहर की चीजें हैं कि लाइक दूसरी कार जा रही है, कोई लोग सड़क पे खड़े हैं, कोई ट्री है, तो उसके रेस्पेक्ट में हर एक सेकंड में वो अपनी पोजीशन को क्या कर पा रहा है, वहां से चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आप जैसे ही आपने क्या किया कि ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते आप आगे की तरफ गिर गए, तो आप वहां पे रेस्ट में बैठे हो, आप मोशन में आना चाह रहे हो, मोशन में आ गए एकदम से, तो वहां पे आप उस चीज का अपोज कर रहे हो। तो ये टर्म बन जाएगी आपका कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आप क्या हो गए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो गए, कि जैसे ही हमने बस के ऊपर क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल्स थे फर्स्ट लॉ के, कि फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जब तक आप किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, बॉडी रेस्ट में रहती है, और अगर मोशन में है, मोशन में रहेगी। एक बॉल है, मैंने उसको इंक्लाइन सरफेस से छोड़ दिया है, ठीक है, स्टेयर से छोड़ दिया, किसी भी इंक्लाइन सरफेस से छोड़ दिया, जब तक हम सामने से जाके उसे रोकेंगे नहीं, उस बॉडी के अंदर, उस बॉल के अंदर जब तक एनर्जी रहेगी, वो बॉल आपका चलती रहेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट जैसे ही आप उसके सामने आ गए हो, ठीक है, आपने उसको रोक लिया पैर से, तो आपने फोर्स लगा दी, जिसकी वजह से वो बॉडी मोशन से कहाँ पे आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ, और उसकी एप्लीकेशन की हम किस तरह से आपका फर्स्ट लॉ को देख सकते हैं। आगे हम लोग आ जाते हैं, सेकेंड लॉ की बात करते हैं कि हमारा सेकेंड लॉ क्या होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है। सेकेंड लॉ को नाम दिया जाता है आपका लॉ ऑफ मोमेंटम। सेकेंड लॉ को हम जानते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से, एंड इसका स्टेटमेंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो, ठीक है, फोर्स लगने की वजह से उस बॉडी के अंदर क्या होगा, हमने अभी फर्स्ट लॉ में पढ़ा कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी की स्टेट चेंज हो जाएगी। हमने माना कि बॉडी एक रेस्ट में है, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, ठीक है। तो अब मोशन में आते आते क्या करेगी, हमने बोला कि वो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रही है। पहले बॉडी ए पोजीशन पे थी, अब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है और टुवर्ड्स बी उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इस पॉइंट पर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं, वेरी फर्स्ट सेकंड में देखूं इसका टाइम पे, इसका जो डिस्टेंस इसने कवर किया होगा समथिंग अपॉन टाइम, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उसके अंदर वेलोसिटी होगी यहाँ पे। तो हर एक पॉइंट पे वो अपनी वेलोसिटी को, वो अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, वहां से चेंज कर रही है, उसके अंदर मोशन आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके अंदर मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम इनर्शिया का जस्ट ऑपोजिट हो गया। जैसे इनर्शिया क्या था आपका कि अपोज इन द चेंज ऑफ स्टेट, वो उसका अपोज करते हैं, बट मोमेंटम होता है द ईज विद विच बॉडी कैन मूव, जिस ईज के साथ में बॉडी मूव कर सकती है। अगर मैं चौक की बात करूं, बहुत हल्की सी फोर्स लगा के वो क्या कर जाएगी, वहां से मूव कर जाएगी। बट अगर मैं टेबल की एक वुडन ब्लॉक की बात करूं तो मेरे को उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब वहां से वो धीरे धीरे वहां पे क्या करेगी, मूव करेगी। तो दोनों बॉडी के अंदर चौक और एक वुडन बड़ा सा ब्लॉक ले दिया, इन दोनों के अंदर जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो डिपेंड करेगा कि आप कितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। वुडन ब्लॉक को मूव करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ चौक के, चौक इजीली मूव हो जाएगी। तो हम यहाँ से ये बोलते हैं कि किसी बॉडी के अंदर जो चेंज इन मोमेंटम है, जिस ईज के साथ वो मूव कर रही है, अपने अंदर मोशन ला रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के।
आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा वो मोशन करेगी। और इसके अंदर हम एक पूरा डेरिवेटिव भी करते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन में हम इसको ड्राइव करते हैं, तो हमारी टर्म आती है dp ओवर dt प्रोपोर्शनल टू फोर्स के था। dp का मतलब हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम एंड dt इज चेंज इन टाइम। तो टाइम हमारी ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, लगातार बढ़ रही है, हर एक सेकंड में अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है। और उसके साथ में अगर हम मूव करना स्टार्ट कर दे तो हर एक सेकंड पे हम भी अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, वहां से चेंज कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हर एक सेकंड पे उस बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है। तो आप ये बोले कि जिस रेट के साथ में, रेट का मतलब ही क्या होता है कि आप क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। तो हम बोले कि जिस रेट के साथ में आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। दूसरी चीज, सेकेंड लॉ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है कि F इज इक्वल टू m इंटू ए। m इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी दैट इज मास। जो एक कोई भी मैटर है वो अपने अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट करता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिस्ट करता है दैट इज मास, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जब वो मूव करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रिलेशन कि अगर एक बॉडी m मास की है, उसके अंदर आपने फोर्स लगाया तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा ही होगा, वो मूव करेगी, अपनी बॉडी के अंदर मोशन लाएगी। दूसरी टर्म, जैसे आप मोमेंटम की बात कर रहे थे, मोमेंटम क्या हुआ यहाँ से आपका, द ईज विद विच बॉडी कैन मूव। तो उसको न्यूमेरिकली आप बता सकते हैं कि T इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। अगर बॉडी इनिशियली स्टार्ट हुई है तो अगर आप उसके मास को उसकी इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोडक्ट कर देंगे तो वहां से निकलता है उसका इनिशियल मोमेंटम। और अगर आप क्या कर दे, फाइनल पॉइंट पे जाके उसके मास को उसकी फाइनल वेलोसिटी के साथ प्रोडक्ट कर दे तो वो निकल जाएगा आपको फाइनल मोमेंटम। और अगर आपको यहाँ से निकालना चेंज कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ, स्टार्टिंग में क्या मोमेंटम था, लास्ट में क्या मोमेंटम हुआ, तो उसके लिए सिंपली कर देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग फाइनल टर्म में से, जो बड़ी टर्म है, बड़ी क्वांटिटी है, उसमें से छोटी क्वांटिटी को, इनिशियल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपको अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो हम करेंगे कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वो निकल जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम, जिसको हमने बोला डीपी। चेंज इन टाइम कि आपने किस टाइम से स्टार्ट किया, मैंने बोला मैंने तो 0 सेकंड से स्टार्ट किया और मैं t सेकंड में पे पहुंच गई, तो चेंज इन टाइम कितना आएगा, t माइनस 0। आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो उसको, t। और चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जब बॉडी ने स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ इसके अंदर इनिशियल मोमेंटम होगा, क्योंकि मास ऑलवेज रहेगा। आप चाहे बॉडी कोलिजन करें, चाहे बॉडी आपके एक जगह से दूसरी जगह जाए, मास एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि कांस्टेंट रहती है, कभी भी वेरी नहीं करेगी। और जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके अंदर क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। तो इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी उसके अंदर और इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से जब वेलोसिटी और मास दोनों का आपने प्रोडक्ट किया तो वो क्वांटिटी हर पॉइंट पे क्या कर रही है, अपने आप को चेंज कर रही है। और जिस रेट के साथ चेंज कर रही है वो किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। ये हमारा सेकेंड लॉ बोलता है। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन की कि हम सेकेंड लॉ को अप्लाई कहाँ पे करते हैं, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट आता है कि जैसे जो प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट खेलते हैं, आपने देखा होगा कि उसके अंदर क्या होता है कि कुछ फील्डर्स होते हैं जो कि फील्ड में खड़े होते हैं और जो बॉल को कैच करते हैं। तो आपने ध्यान दिया हो कि जब भी फील्डर्स बॉल को कैच करते हैं, दे मूव देयर हैंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वो अपने हाथों को पीछे की तरफ मूव करते हैं। अब इसका रीजन क्या है, देखिए यहाँ से मान लीजिए ये एक बैट्समैन है और उसने क्या किया, बॉल को हिट किया। सबसे पहली बात तो जो बॉलर है वो एक हाई वेलोसिटी के साथ में उस बॉल को दे रहा है, ठीक है। जैसे ही वो बॉल बैट के ऊपर आएगी और वो उसको हिट करेगा तो उसके अंदर जो मोमेंटम होगा, जो उसकी अंदर जो वेलोसिटी होगी, जो एनर्जी होगी, वो मैक्सिमम होगी, उसके पीक पे होगी, ठीक है। अब क्या कर रही है कि उसने पैराबोलिक पाथ लिया और यहाँ पे जो हमारा फील्डर है वो उसको क्या कर रहा है, कैच करना चाहता है। तो अगर हम बोले कि यहाँ पे भी इसके अंदर हाईएस्ट मोमेंटम है और बॉलर जो उसको आगे से कैच कर ले, तो अभी उसके लिए सपोज मोमेंटम कितना था आपका 100 था और आपने उसको कैच कर लिया तो रुक गई ना बॉल। अभी मोशन उसके अंदर मैक्सिमम था बट आप उसे कैच कर लोगे तो मोशन कितना हो गया, 0। मोशन 0 तो 100 से एकदम 0 आना, चेंज कितना हुआ, मैक्सिमम, जिसकी वजह से
रेट ऑफ चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के। अगर चेंज इन मोमेंटम मैक्सिमम होगा तो फोर्स मैक्सिमम लगेगी और उसके हाथ पे इंजरी हो जाएगी, चोट लग जाएगी। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, उस इंजरी से बचने के लिए वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे की तरफ मूव करता है। जैसे जैसे बॉल आ रही है 100, 80, 70, 60, 50, 40, 30, देन 10, उसने पकड़ लिया। तो हाथ पीछे करने का मतलब क्या हुआ कि जो टाइम था, जो रेट का टाइम था, उसने उसको बढ़ा दिया। वो पहले यहाँ पे भी बॉल को पकड़ सकता था, वो बॉल को यहाँ पे भी पकड़ सकता है। यहाँ पे पकड़ेगा तो बहुत कम टाइम के अंदर मोमेंटम जो है वो एकदम जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा लगेगी, उसके हाथ पे चोट लग जाएगी। बट अगर वो अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाए तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने वो जो टाइम पीरियड था मोमेंटम चेंज होने का, उसको बढ़ा दिया। अब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो मोमेंटम धीरे धीरे कम होगा, मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा, तो उसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो कम होगी और उस प्लेयर के हाथ पे इंजरी के जो चांसेस होंगे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, वो इंजरी नहीं होगी। ठीक है, एक एप्लीकेशन तो ये हो गई। दूसरा एप्लीकेशन बोल सकते हैं कि हम लोग कार ड्राइव करते हैं तो क्यों बोला जाता है कि सीट बेल्ट लगाना इंपॉर्टेंट है, आपके ड्राइवर को भी और जो फर्स्ट पर्सन बैठा है साइड में उसको भी सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आप हाई स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, और एकदम से रोड पे आपके सामने कुछ आ जाए या फिर रोड ब्लॉक हो या फिर खराब हो, आपका ध्यान नहीं जाए, आपको एकदम इंस्टेंट ब्रेक लगाने पड़े, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप हाई वेलोसिटी से जा रहे थे, आपने एकदम से ब्रेक लगा दिया, आपका जो चेंज इन मोमेंटम है वो हाईएस्ट से एकदम लोएस्ट आ गया, एकदम जीरो लाना चाह रहे हो आप उसे, जिसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम अगर मैक्सिमम होगा तो आपका फोर्स मैक्सिमम लगेगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप आगे की तरफ मिरर पे ग्लास लगा होता है, ठीक है, तो आप आगे ग्लास पे जाके लग सकते हो, आपको चोट लग सकती है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बॉडी से अटैच होती है, स्ट्रेचेबल बेल्ट होती है जो कि हम लगा देते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे, हम इसके आगे की तरफ मूव हो रहे हैं, बट वो बेल्ट क्या करेगी, हमारी बॉडी को क्या कर लेगी, टाइट कर लेगी पीछे। दूसरी चीज, वो वहां पे हमारा जो चेंज इन मोमेंटम है उसके टाइम को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे कम होगा और जो फोर्स लग रही है वहां पे वो फोर्स इतनी ज्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये होता है आपका सेकेंड लॉ और उसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इसको नाम दिया जाता है एक्शन एंड रिएक्शन। थर्ड लॉ होता है एक्शन एंड रिएक्शन। इसका स्टेटमेंट बोलते हैं हम लोग कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का अपना इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी आपके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करती है। लेट्स सपोज मैंने बोला कि मैंने एक बॉल ली और उसको वॉल के ऊपर हिट किया, मैंने बॉल लिया और उसको वॉल के ऊपर हिट किया, तो आप देखते हैं ये बॉल वहां पे जाकर रुक नहीं जाती है, वो वापस से आती है और जिस इंटेंसिटी के साथ में, जिस वेलोसिटी के साथ में आपने उसको फेंका था वो उसी इंटेंसिटी के साथ में वापस आती है। तो यहाँ से क्या हुआ कि हमने फोर्स लगाई बॉल के थ्रू वॉल पर, दीवार पर फोर्स लगाई और उस बॉल ने फोर्स लगाई बॉल के थ्रू हमारे ऊपर, तो यहाँ से क्या हुआ कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगी। दूसरे के एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने एक बलून लिया, एक गुब्बारा लिया, उसके अंदर आपने एयर ब्लो की, ठीक है, हवा भरी और उसके बाद आप क्या करो, उसको टाई नहीं करो, उसको बांधो नहीं, आपने सिंपल उसको ऐसे पकड़ा हुआ है, हवा डाली और उसको नॉर्मल पकड़ा हुआ है। जिससे आप क्या करेंगे, उसको ऑपोजिट कर दो डायरेक्शन में या फिर नॉर्मल ऐसे रख सकते हो और हमने उसको क्या कर दिया, उसकी माउथ को ओपन कर दिया। जैसे आप उसे छोड़ते हैं तो क्या होता है कि हवा जो आपने भरी थी उसके अंदर वो तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ऊपर की तरफ और बलून जाते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ से क्या हुआ कि एक तरफ एक्शन हुआ तो दूसरी तरफ रिएक्शन हो गया, ठीक है, हवा ऊपर की तरफ गई और जो बलून था वो नीचे की तरफ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि क्या करते हैं जो गनमैन होते हैं, आपने देखा होगा जो बड़ी राइफल लेके फायरिंग करते हैं तो उस राइफल को अपने शोल्डर के पास रखते हैं, यहाँ पे शोल्डर पे रखते हैं, तो जैसे ही बुलेट उसके अंदर से निकलती है तो जो राइफल है वो एक जर्क लाती है, जर्क का मतलब कि झटका मारती है आपके शोल्डर के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में। बुलेट गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में और जो जर्क लगा शोल्डर के ऊपर वो लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन होता है। अब बात आती है कि एक्शन रिएक्शन हो क्यों रहा है और इसका रीजन क्या है
क्यों यहाँ पे जो फोर्स है वो आपकी जीरो फोर्स नहीं होती जैसे हम पढ़ते हैं बैलेंस फोर्स के अंदर। यहाँ पे ये होती है हमारे मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए। हमारे इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट टॉपिक होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व रहता है क्वांटिटी का बिफोर एंड आफ्टर। जो बुलेट निकली राइफल के अंदर से तो उसका जो मोमेंटम होगा आफ्टर जर्क के, वो मोमेंटम आपस में बैलेंस करने के लिए, उसको इक्वल रखने के लिए क्या हुआ, एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हुआ। अगर आप एक बोट में से निकलना चाह रहे हो बाहर, ठीक है, तो आप क्या करते हो, बोट को पीछे की तरफ पुश करते हो और बोट आपको आगे की तरफ पुश करते हो और आप आगे निकल जाते हो, ठीक है, वहां से निकल जाते हो। जैसे कि इस पे क्वेश्चन क्या आता है आपका, हम लोग लगाते हैं कि आपका बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स का क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके दो फोर्स लग रही हैं, एक फोर्स लगी इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लगी इस डायरेक्शन में। एक तरफ से आप उसको क्या कर रहे हो, पुश, मतलब दोनों बच्चे हैं, ठीक है, एक इधर से उसको पुश कर रहे हैं, दूसरे बच्चे दूसरी तरफ उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। इक्वल फोर्स में अमाउंट कैसा है, इक्वल है, बट डायरेक्शन कैसी है, दोनों की ऑपोजिट है। तो मैं बोलूँ यहाँ से मेरे को नेट फोर्स बताइए, नेट फोर्स कितनी होगी, बॉडी मोशन करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ से नेट फोर्स निकालने के लिए आप इसको कर देंगे कि प्लस का 5 न्यूटन माइनस का 5 न्यूटन, दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो गई। तो इस केस में नेट फोर्स कितनी होगी, हमारी 0 होगी। तो हम बोलेंगे कि जो दोनों फोर्स है आपस में बैलेंस फोर्स है, ठीक है। तो ये बॉडी आपका मूव नहीं करेगी, नेट फोर्स 0 हो गई, फर्स्ट अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे फोर्स ही नहीं लगी तो मोशन कैसे हो जाएगा। बट एक्शन एंड रिएक्शन में भी बच्चे ये पूछते हैं कि मैम एक्शन एंड रिएक्शन में भी जो फोर्सेज है वो इक्वल एंड ऑपोजिट लग रही है, तो उनका रिजल्ट